हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह से ही रमाकांत जी का मन भारी सा हो रहा था। 60 साल के रमाकांत जी उम्र के इस पड़ाव पर भी आराम करने के मूड में नहीं थे। बाहर चौखट पर खुद कुर्सी लगाकर हाथ में अखबार लिए अपने चश्मे से बड़ी बड़ी काली सुर्खियों को पढ़ने में व्यस्त थे। अंदर कमरे से कई आवाजें आ रही थी। घड़ी की भागती सुइयों से रेस लगाते हुए उनकी बहू कविता ऑफिस जाने के लिए खुद को तैयार करने में इतनी व्यस्त थी कि बार बार घर की नौकरानी के आज छुट्टी करने पर झल्ला उठती थी। इस झल्लाहट में उसने अपने पति सुनील को भी नहीं बख्शा। बार बार रमाकांत जी के मन में ख्याल आ रहा था कि एक बार बहू से चाय लाने के लिए कह दे, पर उसकी चिल्लाहट देखकर मन को मारना पड़ रहा था। इसी बीच मौका देखकर सुनील मुंह में ब्रेड दबाए अपना बैग थामे बाहर निकला और एक नजर अपने पिता को देख तेज कदमों से अपने काम पर चला गया। ऐसा लगा जैसे किसी से जान बचाकर भागा हो। रमाकांत जी ने उसे दुखी मन से जाते हुए देखा। चाय की प्रतीक्षा लंबी होती जा रही थी और अंत में उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटी कविता, एक कप चाय हो तो दे देना। घर के अंदर से कविता चिल्लाई, आज चाय नहीं बनी है, मुझे वैसे ही देर हो रही है, आप खुद बना लेना, आपकी थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। रमाकांत जी अपना मन मसोस कर रह गए और कविता के जाने के बाद उन्होंने खुद ही चाय बनाकर पीने की ठानी। रसोई घर में प्रवेश कर उन्होंने चाय का पानी चढ़ाया ही था कि अचानक वो आगे का क्रम भूल गए। उबलते पानी को उलझन भरी निगाहों से देखते हुए रमाकांत जी अपने मस्तिष्क पर जोर देते हुए ये याद करने लगे कि आखिर वो यहाँ खड़े क्यों थे। विचारों की उथला पुथली में रमाकांत जी इस कदर उलझे कि कुछ ही पलों में उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और वो वहीं रसोई घर के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़े। गैस पर चढ़ाया गया चाय का पानी उनकी अनुपस्थिति में उबलता हुआ अपनी सीमा लांघता दिखा और बर्तन से बाहर आ गिरा। दिल्ली का मशहूर एनडीए फैशन डिजाइनिंग कॉलेज आज जोरों शोरों से अपने आने वाले फैशन वीक की तैयारी में लगा हुआ था। वहां के सभी छात्र अपने हुनर को लोगों के आगे पेश करने के प्रयास में कड़ी मेहनत में जुटे हुए थे। 18 वर्षीय पूजा भी अपनी क्लास की सहेलियों के साथ मिलकर अपने फैशन प्रोजेक्ट को नवीनतम विचारों से नए आयाम देने में व्यस्त थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर उभरता नंबर उसकी मां का था, जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाई। क्लास के शोर शराबे से बाहर आकर एक खाली गलियारे में खड़े होकर उसने अपना मोबाइल कान पर लगाया। दूसरी तरफ से मां की आवाज सुनकर वो ज्यादा उत्साहित नहीं दिखी। जाहिर था कि वो जल्द से जल्द इस बातचीत को जितना छोटा कर सकती उतना छोटा करना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। बात ही कुछ ऐसी थी कि जिसे सुन पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो फौरन कॉलेज से बाहर निकलने के लिए इतनी तेजी से दौड़ पड़ी कि उसके सैंडलों की आवाज उस गलियारे में दूर दूर तक गूंजती रही। बाहर आकर उसने अपनी स्कूटी झट से स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। वो मंजिल थी हॉस्पिटल। पूरे सफर में पूजा के दिलो दिमाग में माँ की ही आवाज गूंजती रही, जिसमें उसे ये बताया गया था कि उसके दादाजी को आज सुबह एक पैरालाइसिस अटैक आया, जिसके कारण वो रसोई घर में बेहोश हो गए। शुक्र था कि घर का दरवाजा खुला था और एक नजदीकी पड़ोसी ने अपनी बहुमंजिला वाली छत से उन्हें बेहोश पड़ा देख फौरन अस्पताल ले आया, वरना तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। इस पूरी बातचीत में पूजा को एक ही बात बार बार खटकती रही कि आखिर दादाजी रसोई घर में कर क्या रहे थे। पूजा बचपन से ही अपने दादा के बेहद करीब थी और वो उनकी चहेती भी थी। पूरे परिवार में पूजा के मन की बात को अगर कोई उसके बिना कहे समझ सकता था तो वो थे उसके दादाजी। ऐसा गहरा रिश्ता
पूजा का अपने दोस्तों के साथ भी नहीं था। पूजा के माता पिता शुरुआत से ही अक्सर जॉब के कारण घर से बाहर रहा करते थे और ऐसे में पूजा ने अपना ज्यादातर वक्त अपने दादा के साथ ही बिताया था। बचपन में जब सभी पूजा के तुतलाते शब्दों को सुन अक्सर सिर खुजाकर सिर्फ अंदाजा लगाते रह जाते। वहीं दादाजी ही अकेले ऐसे शख्स थे जो उन शब्दों को सही सही पढ़ पाते थे। उसके लड़खड़ाते कदमों को जिन अंगुलियों ने सहारा देकर उसे चलना सिखाया, वो अंगुलियां उसके दादाजी की ही थी। और यही नहीं, खुद एक टीचर रह चुके उसके दादा ने ही उसे बचपन के क ख से लेकर हाई स्कूल के जटिल मैथमेटिक्स फार्मूले तक रटवा डाले थे। एक कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूजा के लिए उसके दादाजी माता पिता से भी बढ़कर थे। और आज जब उसे ये पता चला कि उसके दादाजी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो बिना कोई पल गंवाए अपना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट छोड़ अस्पताल चली आई। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद भारी धूप में पूजा अस्पताल पहुंची और अपनी स्कूटी को पार्किंग जोन में खड़ी कर तेज कदमों से अस्पताल के अंदर प्रवेश कर गई। कविता अस्पताल के गलियारे में चिंतित भाव से चहलकदमी करती दिखी और सुनील कुर्सी पर बैठे उसे शांत रहने की नसीहतें देता रहा, जिसे वो लगातार नजरअंदाज करती रही। उनके माथे की सिकन तभी कम हुई जब उन्होंने सामने से आती अपनी बेटी पूजा को देखा और फौरन उसकी तरफ रुख कर गई। सुनील भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मां से पूछने पर पूजा को पता चला कि डॉक्टर अभी दादाजी के चेकअप में व्यस्त हैं और अभी उनकी स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बेचैनी में पूजा ने मां से पूछ लिया, मां, आखिर दादा रसोई घर में क्या कर रहे थे? इस सवाल पर कविता झेप गई और असहजता भरे लहजे में उसने सुबह का वाकया कह सुनाया। पूजा मां की बात सुन हैरान रह गई कि ये सब एक कप चाय की वजह से हुआ। पूजा ने गुस्से में आकर कहा, आखिर क्या हो जाता अगर आप थोड़ा ऑफिस के लिए लेट हो जाती? कम से कम एक कप चाय तो आप दादाजी को दे ही सकती थी। क्या अब आप लोगों के लिए इतने गैर जरूरी हो गए कि सुबह की चाय भी उन्हें खुद उठकर बनानी पड़ती है? इस पर पूजा के पिता ने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो आज काम वाली नहीं आई थी, इसलिए आनन फानन में कविता चाय बनाना भूल गई। वैसे भी तुम्हें तो पता है कि उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, तो फिर क्या जरूरत थी उन्हें खुद चाय बनाने की? 60 साल के हो गए वो अब, ऐसे में उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, पर वो किसी के सुनते हैं कभी? ये सुन पूजा ने हताशा में अपना सिर हिलाया और कुछ कहने को हुई ही थी कि तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और एक महिला डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया। कुछ पल बाद कविता, सुनील और पूजा तीनों उस केबिन में रखी कुर्सियों पर एक साथ बैठे हुए नजर आए और वो महिला डॉक्टर उनके सामने टेबल पर रिपोर्ट रखते हुए अपनी कुर्सी पर विराजमान हुई। पूजा ने एक नजर सामने टेबल पर रखे नेम प्लेट पर दौड़ाई, जिस पर लिखा था डॉक्टर मीनाक्षी। न्यूरो विभाग की प्रमुख डॉक्टरों में शामिल मीनाक्षी ने बड़े सरल शब्दों में उन तीनों को बताया कि रमाकांत जी अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में दिक्कत आ रही थी और चीजों को लंबे समय तक याद रखने में वो स्वयं को असक्षम पा रहे थे। लगातार बढ़ते मानसिक दबाव के कारण ही आज सुबह उन्हें स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। अल्जाइमर का नाम सुनते ही उन तीनों के होश उड़ गए और जब उन्होंने इस बीमारी का हल जानना चाहा तो इस पर डॉक्टर ने निराशा भरे स्वर में उन्हें बताया कि दवाइयों के जरिए इस बीमारी को हद तक कम किया जा सकता है, पर इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवार का अटूट साथ और सहयोग मरीज के लिए बेहद आवश्यक है, ताकि मरीज की हिम्मत टूटे नहीं। ये सुनते ही कविता और सुनील बंगले झांकते फिरे और पूजा निराशा से सिर्फ डॉक्टर को ताकती रह गई। 2 वर्ष पहले ये क्या है पूजा? कविता ने क्रोधित स्वर में एक कागज का टुकड़ा उसके चेहरे के आगे लहराते हुए पूछा। जवाब में पूजा ने बताया कि
ये उसके फैशन डिजाइनिंग कोर्स के एडमिशन का फॉर्म है जो वो 2 दिन पहले भरने वाली थी, पर उलझन में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाई। बचपन से ही कविता और सुनील की ख्वाहिश थी कि पूजा 12वीं के बाद साइंस की फील्ड से जुड़े किसी कोर्स को ज्वाइन करे, पर वही पूजा का रुझान आर्ट और फैशन डिजाइनिंग की ओर ज्यादा था। कैरियर और परिवार की इसी खींचतानी में आए दिन पूजा को अनचाही बहस का सामना करना पड़ता था। आज बहस को हमेशा के लिए खत्म करते हुए उसने गुस्से में आकर वो फॉर्म माँ के हाथों से छीन लिया और फाड़ दिया। वो यही नहीं रुकी और अपने रूम में जाकर अपनी ड्राइंग बुक के उन सभी पन्नों को फाड़ फेंका जिनमें उसके नए फैशन डिजाइनिंग के आइडिया रचे हुए थे, और फिर बेड पर मुंह छिपाए रोती रही। ऐसे में एक अनजाने हाथों ने फर्श पर बिखरे उन पन्नों के टुकड़े को फिर समेटा था और लाकर पूजा की गोद में एक कहकर वापस रख दिया कि ये उसके सपने हैं जिनकी जगह फर्श पर नहीं हो सकती। वो हाथ उसके दादाजी के थे। उन्होंने उसे बताया कि अपने सपनों का तिरस्कार करके इस दुनिया में कोई भी कभी खुश नहीं रह पाया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपने सपनों को वापस समेट ले, नहीं तो एक दिन यही सपने उसकी जिंदगी के किसी पड़ाव पर वापस लौटकर उसकी हताशा की वजह बनके उसे डराएंगे। जिंदगी में हमें कभी भी उस काम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए जिसमें हमारा मन बसता है, वरना हमारा मन मुस्कुराना भूल जाएगा, और जब मन ही खुश नहीं रहेगा तो हम कैसे खुश रहेंगे। ये बात पूजा के दिल में घर कर गई और उसने वापस उन पन्नों को अपनी बाहों में भर लिया। पूजा का पक्ष लेते हुए दादाजी ने कविता और सुनील से ये साफ साफ कह दिया कि पूजा वही कोर्स करेगी जहां उसका मन चाहेगा। हालांकि इस पर भी उसके माता पिता राजी नहीं हुए, पर दादाजी का साथ पाकर पूजा ने फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में अप्लाई कर दिया और कुछ महीनों बाद एक दोस्त की मदद से पार्ट टाइम जॉब तक ज्वाइन कर ली, और घर की चिकचिक से दूर रहने के लिए उसने वही कॉलेज के पास एक रूम भी किराए पर ले लिया, जिसे वो अपनी सहपाठियों के साथ शेयर करने लगी। पर माता पिता के खिलाफ जाने की कीमत उसके दादाजी को चुकानी पड़ी, और उनके हिस्से का खालीपन पूजा के जाने के बाद और बढ़ गया। शायद वो उसी खालीपन का ही नतीजा था कि आज पूजा ने अपने दादाजी को घर के आंगन में नहीं बल्कि एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ पाया। रूम के बाहर लगे एक बड़े से पारदर्शी शीशे के जरिए पूजा अपने दादा को देख यही सोचती रही कि उनकी इस स्थिति की जिम्मेदार कहीं वो तो नहीं थी। पल भर में ही उसकी आंखें भीग उठी और सब कुछ उसकी नजरों के आगे से धुंधलाने लगा। कहीं आंसू पलकों की सीमाओं से बाहर ना ढलक जाए, ये सोचकर वो मुड़ गई और उन आंसुओं को अपनी हथेली पर सजा लिया। बाथरूम की ओर बढ़ते वक्त पूजा ने बाहर खड़े अपने माता पिता को एक अजीब सी बहस में उलझा हुआ पाया और उनकी ओर बढ़ चली। पास आकर उसे पता चला कि वो बहस इस बात को लेकर थी कि आखिर अब इस स्थिति में दादाजी का ख्याल कौन रखेगा। कविता का मत था कि दादाजी को अब वृद्धाश्रम भर्ती करा दिया जाना चाहिए ताकि वहां उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए, पर सुनील खुद को इस सुझाव पर उलझा हुआ पा रहा था। पूजा ने विरोध करते हुए कहा, वहां दादाजी को अभी ठीक से होश भी नहीं आया और आपने उन्हें घर से निकालने की प्लानिंग तक कर ली। कविता ने उसे समझाते हुए कहा, बात को समझा करो पूजा, पूरा दिन हम दोनों ऑफिस में रहते हैं, ऐसे में दादाजी का ख्याल कौन रखेगा। पहले की बात और थी, पर अब इस बीमारी के साथ दादाजी को घर पर अकेला छोड़ना सही नहीं है। वृद्धा आश्रम ही बेस्ट ऑप्शन है दादाजी के सही देखभाल के लिए, और हम हर हफ्ते उनसे मिलने भी तो जाएंगे। इस पर पूजा ने तपाक से कहा, वाह, मिलने जाएंगे, मानो उन पर कोई एहसान करने जा रहे हो। अगर आपसे दादाजी की देखभाल नहीं की जा रही है तो कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन उन्हें वृद्धा आश्रम लेकर कोई नहीं जाएगा तो फिर कौन करेगा उनकी देखभाल, बोलो। कविता ने गुस्से में आकर पूछा और पूजा ने बिना झिझके जवाब दिया, मैं रखूंगी उनका ख्याल
और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? कविता ने तमतमाते हुए कहा। इस पर पूजा ने कहा, मैं मैनेज कर लूंगी, पर दादाजी को वृद्धा आश्रम ले जाने नहीं दूंगी। पिता ने शांत स्वर में पूजा से कहा, अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना कोई आम बात नहीं है। तुम्हें क्या पता कि इस बीमारी में दादाजी का ख्याल कैसे रखना है। वृद्धा आश्रम में ऐसे कई प्रोफेशनल्स हैं जो दादाजी का ख्याल हमसे कई गुना बेहतर रख सकते हैं। ये उनके भले के लिए ही है। ये सुनकर पूजा ने पिता से कहा, तो फिर ठीक है, ले जाइए दादाजी को वृद्धाश्रम। पर एक दिन जब आप भी अस्पताल में ऐसे ही किसी बीमारी का सामना कर रहे होंगे, तब मैं भी आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ आऊंगी, ताकि वहां आपकी सबसे बेहतर देखभाल हो सके, वो भी प्रोफेशनल द्वारा। तब कैसा लगेगा आपको? जवाब पर सुनील चुप्पी साध गया और कविता ने बहस में थक हार कर कहा, करने दो इसे इसकी मनमानी। वैसे भी इसने हमारी कब सुनी है जो आज सुनेगी। 2 दिन बाद दादाजी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पूजा ने अपने कंधों पर उठाई। जाते जाते डॉक्टर मीनाक्षी ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, हो सकता है कि बीतते वक्त के साथ यादों पर उनकी पकड़ कम होती जाए और ऐसे में वो अपनी हिम्मत हार भी सकते हैं। तुम्हारा हर पल उनके साथ होना बेहद जरूरी है पूजा। इस पर पूजा ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, क्या आपको पता है कि 1 साल पहले जब मैं अपनी हिम्मत हार रही थी, तब वो मेरे दादाजी ही थे जिन्होंने मेरे बिखरे हुए सपनों को वापस मेरे हाथों में समेट कर रखा था। उनकी यादें वक्त के साथ चाहे जितना बिखर जाएं, पर मैं अपनी जिंदगी का हर पल उन्हें वापस समेटने में लगा दूंगी। मैं उन्हें कभी हार मानने नहीं दूंगी डॉक्टर। पूजा के आत्मविश्वास को देखकर डॉक्टर मीनाक्षी भी प्रभावित हो उठी और उन्होंने भी उसके इस संघर्ष में उसका मार्गदर्शन करने का वादा किया। पूजा दादाजी को अपने रेंट वाले रूम में ले आई, जहां उसके साथ रह रही उसकी सहपाठियों ने भी दादाजी की देखभाल की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा ली। शुरुआत में दादाजी को सब अटपटा सा लगा, हालांकि वो अपनी बीमारी से वाकिफ हो चुके थे, पर फिर भी उन्होंने कभी खुद को बीमार माना नहीं। वृद्धाश्रम वाली बात जानकर वो सुनील और कविता से खफा हो चले थे और उनकी शक्ल दोबारा ना देखने की जिद के कारण उन्होंने इस नई जगह को ही अब अपना घर समझा और यहाँ की दिनचर्या में शामिल होने के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूजा का साथ पाकर दादाजी को मानो दोबारा अपना बचपन फिर से जीने का मौका मिल गया हो और उसकी शरारतों और हंसी ठिठोली में उन्होंने अपनी मुस्कान भी वापस पा ली। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद ही दादाजी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी और यादों पर उनकी पकड़ इस कदर कमजोर होने लगी कि अपना नाम लिखने में भी उन्हें मशक्कत करनी पड़ी। पूजा ने पूरी कोशिश के साथ दादाजी को फिर से बेहतर करने का प्रयास किया, पर डॉक्टर मीनाक्षी से मुलाकात करने पर उसे पता चला कि दादाजी की बढ़ती उम्र के आगे उसकी कोशिशें और दवाइयां दोनों नाकाम थी और एक रात ब्रेन स्ट्रोक की वजह से दादाजी नींद में ही चल बसे। दादाजी के गुजरने के बाद पूजा हफ्ते भर अपने माता पिता के संग रही और एक दिन भारी मन के साथ वो वापस अपने रेंट वाले रूम में लौट आई ताकि वहां रखे दादाजी के सामान को एकत्र कर सके। पूजा को एक काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा। ये एहसास उस एहसास से कम नहीं था जब कोई किसी के गुजर जाने के बाद उसकी अस्थियां एकत्र करते वक्त महसूस करता है। रूम की आबो हवा में वो अभी भी दादाजी के साये को महसूस कर सकती थी। हर पल पूजा को यूं लगा कि दादाजी यहीं कहीं मौजूद थे। उसके कदमों ने चाहा कि एक बार बालकनी की ओर बढ़ा जाए। क्या पता वहां पड़ी कुर्सी पर ही शायद दादाजी सुस्ता रहे होंगे, पर अफसोस उसका मन सच्चाई से वाकिफ था। रूम में पड़ा वो खाली बेड जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस भरी थी, वो अभी भी वैसा ही पड़ा था जैसा वो छोड़ गए थे। सिलवटों में उलझी पड़ी वो खादी रंग की शॉल जिसे हर पल दादाजी अपने ऊपर डालकर बाहर निकला करते थे,
आज अकेली सी बिस्तर के कोने में मुंह छिपाए सिमटी पड़ी थी। डबडबाती पूजा की आंखें अपने आंसुओं से झगड़ती रही और उस साल की सिलवटों को अपने हाथों से समेटकर ठीक किया। हिम्मत ना बनते देख वो वहीं बेड पर बैठ गई और शॉल में अपने चेहरे को छिपाकर रो पड़ी। रूम में दादाजी के साथ बिताया गया हर पल रह रहकर उसकी आंखों के आगे नाच उठा। पूजा ने ताकत जुटाकर उनके सामान को समेटने का प्रयास किया और उसके बाद वो उनकी किताबों की ओर बढ़ चली जो पास रखे टेबल पर एक दूसरे के ऊपर पड़ी सुस्ता रही थी। उन्हीं किताबों की पंक्तियों के सबसे ऊपर रखी उनकी मनपसंद पुस्तक गोदान भी थी जो बीच में से उठी उठी सी लगी। और पूजा ने जैसे ही उस किताब को उस उठे हुए सिरे से खोला, एक खत शर्माते हुए उन पन्नों से आजाद होकर फर्श पर आ गिरा। पूजा ने झुककर उस खत को उठाया और उसकी अंगुलियों तले करवट बदलता वो खत पूजा की नजरों के आगे उजागर हुआ। खत में लिखे शब्दों को पढ़ वो इस कदर हैरान हो उठी कि उसने अपने मुंह पर एकाएक हाथ रख लिया। एक खत दादाजी द्वारा लिखा गया था। उथले से वो शब्द कागज पर कांपते हुए से प्रतीत हुए जो दादाजी की मानसिक स्थिति को दर्शाते थे। स्पष्ट था कि इन्हें लिखते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, पर फिर भी वो थमे नहीं थे। सीने में उछलता दिल पूजा की छाती से बाहर होने को हुआ और वो वापस बेड पर बैठ गई। कुछ ही पलों बाद खत में उकेरा गया हर एक शब्द दादाजी की आवाज में उसके दिलो दिमाग में यूं गूंजने लगा मानो वो यही उसके पास बैठे हों और उससे कह रहे हों। कहते हैं कि इंसान की उम्र उतनी ही लंबी होती है जितना उसे यादों में याद किया जाता है। यही एक वजह है कि मैं कभी भी तुम्हारी दादी को अपनी यादों से अलग नहीं कर पाया। वो भले ही दुनिया के लिए गुजर चुकी हो, पर मेरे लिए वो आज भी जिंदा है मेरी यादों में। पर बीते कुछ दिनों से एक अजीब सी जंग छिड़ गई है मेरी और उन यादों के बीच जो हर पल झगड़ते हुए मुझसे दूर हुए चले जा रहे हैं। मिन्नतें करता हूं उनसे कुछ पल और ठहरने की, पर वो यादें जिद्दी ठहरी। कमबख्त मेरी एक नहीं सुनती। काश मैं तुमसे वो सब रूबरू होकर कह पाता जो मैं इस अधूरे खत में कहने जा रहा हूँ। अधूरा खत इसलिए क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि क्या मैं वो बातें तुम्हें इस खत में कह भी पाऊंगा जो मैं आज कलम थामे कहने चला हूँ। अच्छा लगता है जब तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखता हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाएं गाल के निचले हिस्से पर बिल्कुल वैसा ही तिल है जैसा कि तुम्हारी दादी के हुआ करता था। तुम्हारी मुस्कान के साथ वो तिल भी खिल उठता है और मुझे वापस तुम्हारी दादी की ओर खींच ले जाता है। देख सकता हूं मैं कि मेरी बढ़ती बीमारी के साथ तुम भी लड़ रही हो और हर पल मेरा हौसला बनाए रखने की पूरी कोशिश करती हो। कभी बीते कल में झांकता हूं तो उस पूजा को हमेशा ढूंढता हूं जो कभी मेरे सहारे के बिना साइकिल के पैडलों पर पैर नहीं रखती थी। और आज वही पूजा स्कूटी की तेज रफ्तार पर हवा से बातें करती है और अपने साथ मुझे भी सैर कराती है। कभी मैं तुम्हें कहानियां कहकर तुमसे सवाल किया करता था और अब तुम पहेलियां बुझाकर मेरा इम्तिहान लेती हो। तुम्हें अंगुलियां पकड़कर चलाते वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे लड़खड़ाते कदमों का सहारा तुम्हारे हाथ बनेंगे। तुम्हारे साथ यादों में झांकना अच्छा लगता है, उन्हें फिर से जीना बेहद भाता है। खुश हूं मैं तुम्हें आत्मनिर्भर देखकर। गर्व है मुझे तुम पर, बस अफसोस इस बात का है कि मैं इस बीमारी के आगे बेबस हूं और ये बात बताकर मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता। बीतते वक्त के साथ हर पल मेरी यादें धुंधलाती जा रही हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, पर फिर भी मेरी कोशिश जारी है। चाहे मेरा बूढ़ा शरीर घुटने ही क्यों ना टेक दे, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारी उदासी में मेरी हार छिपी है, इसलिए अगर मेरा शरीर इस बीमारी के आगे भी हार जाए तो अपने मन को छोटा मत करना, क्योंकि मैं हारा नहीं हूं पूजा। वो शाम याद है तुम्हें जहां तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया था। आज भी मैं उस पल को नहीं भूला हूं
और ना ही अपने नाम को। खत के आखिर में दादाजी ने अपना नाम कई बार दोहराकर लिखा था, ठीक वैसे ही जैसा कि पूजा ने उस शाम उन्हें बताया था। उस अधूरे खत का बचा हुआ हिस्सा उनके द्वारा लिखे गए नामों के अंत तक भरा पड़ा था, जो यह दर्शाता था कि उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी हिम्मत नहीं हारी थी और दोहराए गए उन नामों की मदद से अपनी यादों की डोर को तब तक थामा हुआ था जब तक कि बेबसी में वो डोर उनके हाथों से फिसल नहीं गई। तभी पूजा को ये एहसास हुआ कि उसने उस शख्स को नाम लिखना सिखाया जिसने कभी उसे उसका नाम बोलना सिखाया था। ये सोचकर ही पूजा के दिल में एक अजीब सी ऐंठन उठ गई, मानो अंदर ही कहीं टूट गया था शायद। उस खत को थामे पूजा फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ी और वहीं फपक कर रो पड़ी। इस बार उसके आंसुओं का बांध इस कदर टूटा कि वो खत भी अनजाने में ही उसमें भीग गया और उसमें लिखा वो नाम बिखरती स्याही में धुंधला होता गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।